हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है सामाजिक स्तरीकरण, जिसे इंग्लिश में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, प्रकारों के बारे में जानेंगे, इसके कारणों और प्रभावों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण को अगर आसान भाषा में समझें तो ये समाज के लोगों को ऊंच नीच के आधार पर बांटने की एक प्रक्रिया है। यह बंटवारा धन, शिक्षा, जाति, धर्म, शक्ति या अन्य चीजों के आधार पर होता है। इससे समाज में असमानता पैदा होती है, जिसके कारण कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार और संसाधन मिलते हैं तो कुछ को कम। कहने का मतलब है कि सामाजिक स्तरीकरण लोगों में असमानता को दर्शाता है, जहां कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति, संसाधन और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में लोगों को अलग अलग स्तरों में बांटती है। इस बंटवारे से उनकी सामाजिक स्थिति, शक्ति और संसाधनों तक पहुंच तय की जाती है। आसान शब्दों में ये लोगों को अमीर, गरीब, ऊंची नीची जाति आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। तो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको इसके कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में बताता हूँ। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है जाति प्रणाली, ही जिसे हम कास्ट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जन्म पर आधारित होता है और गतिशीलता बहुत कम होती है। भारत में ये प्रचलित है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ग हैं। जैसा आप पहले भी जानते होंगे कि चार वर्गों में हमारा जो समाज था वो डिवाइडेड था पहले। अभी भी मतलब वही चीजें, जाति व्यवस्था आप भारत में देख सकते हो। तो इस तरीके की जो जाति प्रणाली है, ये इसका पहला प्रकार है। और साथ ही साथ जाति व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि इसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जन्म पर आधारित होती है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है वर्ग प्रणाली, यानी क्लास सिस्टम। तो ये आर्थिक कारकों पर निर्धारित करती है, जैसे वो लोग क्या काम करते हैं उन चीजों पर ही निर्धारित करती है, जैसे आय, शिक्षा और व्यवसाय। तो यह एक अधिक खुली प्रणाली है जहां गतिशीलता संभव है, जैसे आधुनिक औद्योगिक समाजों में। इसमें व्यक्ति मेहनत और अवसरों के आधार पर अपनी स्थिति को बदल सकता है। यानी जो अपनी आर्थिक स्थिति है या कोई भी किसी भी स्थिति में वो हो, इस व्यवस्था में वो अपनी मेहनत से, अपने काम पर मेहनत से फोकस करके अपने स्टेटस को बदल सकता है। इसका जो थर्ड प्रकार है वो है संपत्ति प्रणाली, यानी ई स्टेट सिस्टम। यह मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित था, जहां समाज कुलीन, पादरी और आम लोगों में बटा था। प्रत्येक लोगों को अलग अलग अधिकार और दायित्व मिलते, जिनके द्वारा वो अधिकारों का विभाजन करते थे। और इसमें गतिशीलता सीमित थी। मानो कोई कोई व्यक्ति इसमें ऊपर बढ़ पाता था, वरना तो यहाँ पे भी ऐसा ही था कि जो जैसा था वैसा ही रह जाता था। इसके बाद इसका फोर्थ जो प्रकार है वो है दास प्रथा, यानी स्लेवरी। यह सबसे कठोर रूप होता है इसका, जहाँ व्यक्ति दूसरों के स्वामित्व में होते हैं और उन्हें कोई भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलता। आप लोगों ने दास प्रथा के बारे में सुना होगा। पुराने जमाने में काफी ये प्रचलित हुआ करती थी। ये अक्सर नस्ल या जातीयता पर आधारित होती है। जैसे प्राचीन कृषि समाजों में आपने देखा होगा कि कृषि के जो जमींदार थे वो अपने लिए दास रखते थे, जिनके पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती थी। वो उन्हीं के लिए हमेशा जिंदगी भर काम करते रहते थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार के बारे में भी पता चल गया होगा। आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको सामाजिक स्तरीकरण के आधार, यानी इसके बेस के बारे में बताता हूँ कि ये किस बिहाफ पे इसको आधार किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है इसके आधार का, वो होता है आर्थिक। इसके अंदर धन, संपत्ति और आय को देखा जाता है, जिसके आधार पर सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है सामाजिक। सामाजिक के अंदर क्या आता है? जाति, धर्म, लिंग और परिवार की पृष्ठभूमि। तो ये था इसका सामाजिक आधार। थर्ड पॉइंट इसमें आता है राजनीतिक।
आधार। तो राजनीतिक अधिकार के अंदर सत्ता और प्रभाव को देखा जाता है, इनको महत्वपूर्णता दी जाती है। सत्ता और प्रभाव के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को आगे बांटा जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक आधार के अंदर हमारी जैसे शिक्षा आ जाती है, जीवन शैली आ जाते हैं, हमारे मूल्य नैतिक कर्तव्य आ जाते हैं। इनके आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे मैं सामाजिक स्तरीकरण के आपको प्रमुख कारण बताता हूँ कि किन कारणों की वजह से ये सामाजिक स्तरीकरण समाज में होता है। तो सबसे पहला जो इसमें कारण है वो है आर्थिक असमानता। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आज के टाइम में भी आर्थिक असमानता बहुत है। कुछ लोगों के पास ज्यादा धन है और संपत्ति है, तो कुछ के पास कम है, जिसके कारण सामाजिक स्तरीकरण होना संभव है। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण के लिए ये आर्थिक असमानता सबसे पहला कारण है। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है शक्ति का असमान बंटवारा। मान लीजिए मैं और आप लोग, हम लोगों की शक्तियों में अलग अलग डिफरेंस है। आप लोग हो सकता है मेरे से पावरफुल हो किसी भी चीज में, ये हो सकता है मैं आपसे पॉलिटिकल ज्यादा पावरफुल हूँ। तो इस वजह से भी सामाजिक स्तरीकरण होता है, आप में असमान बंटवारा होता है शक्तियों का। किसी के पास ज्यादा पावर होती है, किसी के पास कम होती है। तो इसके कारण भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। इसमें थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक मान्यताएं। सांस्कृतिक मान्यताएं भी इसमें एक महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती हैं इनके कारणों में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी धर्मों या समाजों में कुछ समूहों को नीचा या ऊंचा माना जाता है। जैसे भारतीय प्राचीन व्यवस्था में आप देखोगे तो शूद्रों को छुआ भी नहीं जाता था, उनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। तो इस हिसाब से भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। जाति और धर्म के आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसके कारण भी पता चल गए होंगे कि किन कारणों की वजह से समाज में सामाजिक स्तरीकरण होता है। और इसके बाद मैं आपको इसके प्रभाव और कुछ उदाहरण भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्तरीकरण के समाज पर प्रभाव जो पड़ते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि सामाजिक गतिशीलता में रुकावट। यानी लोग अपने स्तर को आसानी से नहीं बदल पाते। जैसे गरीब व्यक्ति के लिए अमीर बनना मुश्किल हो सकता है। आप लोग जानते ही होंगे कि गरीब व्यक्ति अगर गरीबी में जन्म लेता है तो उसको अमीर बनने में काफी समय लगता है, और हो सकता है वो अमीर ना भी बन पाए क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो इसकी वजह से सामाजिक गतिशीलता में रुकावट होती है। सेकंड पॉइंट है इसमें सामाजिक तनाव। आप लोगों ने देखा होगा कि असमानता के कारण बहुत सारे झगड़े देशों में होते रहते हैं कि इन लोगों को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, कुछ लोगों को सीमित अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए असमानता के कारण समाज में झगड़े और तनाव बढ़ जाते हैं, जिसके कारण सामाजिक स्तरीकरण इस पे किसी भी देश पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है संसाधनों का असमान बंटवारा। इसके अंदर आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो आप लोगों को थोड़ा कम संसाधन मिल पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संसाधनों का यहाँ पे असमान बंटवारा होता है। अमीर लोगों के पास ज्यादा संसाधन होते हैं और गरीब लोगों के पास कम संसाधन होते हैं। तो ये तो थे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, लेकिन ये कई हद तक इसमें अपॉर्चुनिटीज भी देता है, मतलब इसके पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं। जैसे ये जीवन के अवसर को एक अपॉर्चुनिटी देता है, लाइफ अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि इंसान अपनी धन, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम कर सके और अपने जीवन में सुधार कर सके। तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ये सामाजिक स्थिति बदलने में भी मदद करता है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाता है अगर लोग अपने लिए मेहनत करते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव पर भी इसका एक इम्पैक्ट होता है। जैसे एक समूह को दूसरे समूह पर निर्णय लेने में ये नियंत्रण रखता है। साथ साथ ही ये असमानताओं का जो डेटा होता है, मतलब असमानताएं जो होती है, इनको स्टोर करके रखता है। जैसे आप मान लो कि एक किसी समूह की विशेषता उनके बच्चों को भी ट्रांसफर हो जाती है। मान लो मैं गरीब था, अगर मैं नहीं उभर पाया तो मेरे बच्चे भी गरीब हैं। या आप अमीर हो तो आपके बच्चे भी अमीर होंगे, क्योंकि आपने इतना पैसा पहले से कमा रखा है। तो इस तरीके से ये थोड़ा असमानताओं को स्टोर करके रखता है, जिससे सामाजिक पदों को मजबूत किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की असमानताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परीक्षा के लिए एक मूलभूत विषय है, जहां परिभाषा, प्रकार और प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। भारत जैसे देशों में जाति प्रणाली और वर्ग प्रणाली के उदाहरण विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।
तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।